हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। पता है हमारी क्लास में अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेथ ख़त्म किया है, डेथ ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट किया है और आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाने वाला हूं। या तो मैं ये बोलूं कि आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या मैं ये बोलूं कि टुडे इज द लास्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की आखिरी चैप्टर हमारे पास है डिसोल्यूशन। यस, डेफिनेटली। आज के चैप्टर का नाम क्या है हमारा? आज के चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अरे आपको नहीं दिख रहा है? ये लो भाई, पार्टनरशिप firm. Sir, what is the meaning of dissolution of partnership firm? पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने का मतलब क्या होता है? तो मैं पहले आपको एक छोटे से शब्द का मतलब समझा दूं कि ये जो वर्ड लिखा है ना, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है बेटा समापन। समापन क्या मतलब होता है? समापन। आप इसको कह सकते हो समाप्त करना, एंड करना, क्लोज करना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब हो गया पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना, समाप्त करना, एंड करना, खत्म कर देना। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले ये समझाऊं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, कि डिसोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। एक डिसोल्यूशन of partnership, dissolution of partnership, और दूसरा है बच्चे dissolution of partnership firm. Sir, what is the meaning of dissolution of partnership and what is the meaning of dissolution of partnership firm? तो पहले सबसे पहले आप मुझे बताइए कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन आप लोगों ने क्या पढ़ा है। आप लोगों ने पार्टनरशिप का चैप्टर, इतना सारे चैप्टर कर चुके हो, टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। हमने फंडामेंटल पढ़ लिया, हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ लिया, हम लोगों ने चेंज इन रेशियो पढ़ लिया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब पढ़ के आए हैं। हर चैप्टर का एक ही नाम था, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? तो सर पार्टनरशिप का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं। यही था ना डेफिनेशन? हाँ सर, यही था। तो इसका मतलब कि जब दो लोग मिलकर किसी पार्टनरशिप को करते हैं, जब दो लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं अंडर एन एग्रीमेंट, इट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप। किसी एग्रीमेंट के तहत दो लोग मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है पार्टनरशिप। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है पार्टनरशिप। और अगर उन दोनों पार्टनर्स के बीच में किसी भी टर्म्स को लेकर किसी भी प्रकार की चेंजेस आती है तो उसे बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब इसमें कवर होता है सबसे पहले कवर होता है चेंज इन रेशियो। आप कह सकते हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कह सकते हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको मालूम है कि दो पार्टनर है और इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1 में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद इन्होंने डिसाइड करा नहीं सर, हम रेशियो बांटेंगे 1:1। रेशियो कैसे बांटेंगे? 1:1। मतलब पुराना जो एग्रीमेंट था जिसमें यह लिखा था कि रेशियो 2:1 होगा, वो क्या हो गया? डिसॉल्व, कैंसिल, बेकार हो गया, उसे फाड़ कर फेंक देंगे और एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कि रेशियो 1:1 होगा। तो दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पुरानी पार्टनरशिप जो 2:1 की थी वो खत्म हो गई और एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है जिसमें रेशियो क्या रहेगा? 1:1।
ठीक है। दूसरा इसमें कवर होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। आपको मालूम है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में हमने क्या पढ़ा था? हाँ सर, हमने पढ़ा था इसके अंदर कि दो पार्टनर हैं और वो दोनों मिलकर बिजनेस चलाते हैं। कुछ भी रेशियो मान लेते हैं 1:1 था। एक तीसरा पार्टनर हमारे फॉर्म में एडमिट होता है, कहता है सर मुझे भी अपना पार्टनर्स बना लो। तो अब ये बताओ कि वो दोनों पार्टनर जिस एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे थे, जिस एग्रीमेंट को चला रहे थे, जिस एग्रीमेंट को मान रहे थे, क्या वही एग्रीमेंट तीसरे पार्टनर्स के आने से भी एग्जिस्ट होगा? नहीं सर, उस एग्रीमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा? फाड़ देंगे, कैंसिल कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे और एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें तीनों पार्टनर्स का नाम और उनका रेशियो लिखा जाएगा। मतलब पुरानी पार्टनरशिप ए और बी के बीच में जो थी वो क्या हो गई? डिसॉल्व। और एक नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना, एक नया पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ, किसके बीच में? तीनों के बीच में। इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट इसमें आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और बिल्कुल सिमिलर है डेथ ऑफ पार्टनर। ये सारे चैप्टर हम लोग पढ़ के आए, मालूम होना चाहिए आपको। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स एंड डेथ ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट में क्या होता है या डेथ में क्या होता है कि तीन पार्टनर्स थे, उनमें से कोई एक बिजनेस छोड़ के चला गया। तीन पार्टनर्स थे, तीनों मिलकर काम कर रहे थे, उन तीनों में से कोई एक पार्टनर हमारे बिजनेस को छोड़ के चला गया या मर गया, तो ऐसे केसेस में हम उसे रिटायरमेंट या डेथ कहते हैं। अब ये बताइए, जब तीन पार्टनर्स थे, इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया था कि रेशियो रखेंगे 3:2:1, एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला गया, घर चला गया या दुनिया छोड़ के चला गया, तो उसके जाने के बाद क्या एग्रीमेंट में चेंज होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा ना। क्या होगा? अब जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ ए और बी बांटेंगे, मतलब अब दो पार्टनर्स बांटेंगे। तो पुराना एग्रीमेंट जो था उसे क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, उसे डिसॉल्व करेंगे और एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें सिर्फ दो ही पार्टनर्स होंगे। इट इज कॉल्ड अगेन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आप यकीन मानो, चाहे चेंज इन रेशियो हो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, इन चारों ही केसेस में पार्टनर्स के रिलेशनशिप चेंज होते हैं, पार्टनर्स के टर्म्स चेंज होते हैं, बट बिजनेस चलता रहता है। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अभी भी चलता रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। चाहे नया पार्टनर आए, चाहे पुराने पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने रेशियो चेंज कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो बिजनेस था वो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। मतलब फर्म पर, बिजनेस पर किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, मतलब जब मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो देयर इज एनी चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर, देयर इज एनी चेंज इन द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप, देयर इज एनी चेंज इन द पार्टनरशिप डीड, इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिलेशनशिप में चेंज होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इसका मतलब होता है फर्म को क्लोज्ड कर देना, फर्म को बंद कर देना, खत्म कर देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं, आई रिपीट, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं, तो उस नाम से कोई पार्टनरशिप नहीं रहता है, बिजनेस को बंद कर देते हैं। और कैसे बंद करेंगे बिजनेस को? तो सर सिंपल है ना, किसी भी बिजनेस की बात करें तो सर उसकी बैलेंस शीट को देखो, उस बैलेंस शीट के जितनी भी आइटम है उसे सेट ऑफ कर दो, हटा दो, गैप कर दो, बंद हो गया बिजनेस। बिजनेस में होता क्या है सच्ची बताओ? सर बिजनेस में असेट्स होता है और लायबिलिटी होती है, असेट्स होता है और लायबिलिटी होती है। तो असेट्स को सारे बेच दो और लायबिलिटी की पेमेंट कर दो, हो गया बिजनेस बंद। सारे असेट्स को अगर हम बेच देंगे और लायबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? बिजनेस में कुछ बचेगा ही नहीं, बिजनेस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट मींस द क्लोज ऑफ द बिजनेस, इट इज वाइंडिंग अप द बिजनेस। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं पार्टनरशिप की, तो मैं बोलूंगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर। यहां पर एक पार्टनर आया, एक पार्टनर गया, दो या दो से ज्यादा बच जाते थे, यहां पर सारे पार्टनर चले गए,
सारे पार्टनर बिजनेस छोड़ के चले गए, एक भी पार्टनर साथ में काम करने को तैयार नहीं है, तो इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब एक सवाल मेरे मन में उठता है, सर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टनर अपनी फर्म को बंद क्यों करता है? कोई भी पार्टनर अपनी फर्म को बंद क्यों करता है, रीजन बताओ। तो इसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है बाय एग्रीमेंट। अगर सारे पार्टनर्स ने एग्रीमेंट में लिख दिया था कि ये जो बिजनेस हम चला रहे हैं उसे 5 साल के बाद बंद कर देंगे, ये एग्रीमेंट था पहले ही, तो उसे बंद करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, जिसे हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपसी सहमति से पार्टनर, सारे पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स थे, तीनों मिलकर एक बिजनेस चला रहे थे, तीनों ने डिसाइड किया यार ये बिजनेस हमारे बस के नहीं है, कॉन्टिन्यूसली हम अब इस काम को नहीं कैरी ऑन कर सकते हैं, ये काम करते इसको बंद कर देते हैं। आपसी सहमति से बिजनेस को बंद करते हैं, इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस को बंद कर दिया। दूसरा, कॉन्टिन्यूस लॉस होना। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले साल लॉस हो गया, दूसरे साल भी लॉस हो गया, तीसरे साल भी लॉस हो गया, चौथे साल भी लॉस हो गया, लगातार 5-6 साल तक लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में भी पार्टनर्स क्या कहते हैं, यार चलो बंद करो बिजनेस, हमारे बस के लिए बिजनेस चलाना, खाली पीली गलत बिजनेस में हमने हाथ डाल दिया। इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूसली लॉस होना। तीसरा, ऑर्डर बाय कोर्ट। कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास कर दिया कि इस बिजनेस को बंद करना है तो बंद करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो हम कोई बिजनेस करते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को इफेक्ट होता है, इन्वायरमेंट में नुकसान होता है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट हमें ऑर्डर देता है कि भैया इस प्रकार के बिजनेस को बंद कर देना चाहिए जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। कोर्ट अगर ऑर्डर पास करे तो भी हमारे बिजनेस को बंद करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी मतलब अगर मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर है, दोनों के दोनों पागल हो गए, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, तो ऐसे केसेस में भी बिजनेस को हम कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम बिजनेस पार्टनर्स को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। या तो इंसॉल्वेंट हो जाए, 2 पार्टनर से दोनों के दोनों क्या हो जाए, कंगाल हो जाए, रोड पे आ जाए, तो ऐसे केसेस में भी पार्टनरशिप को हमें बंद करना पड़ता है। ठीक है, खैर ये तो मैंने बताया कि क्यों बंद करते हैं किसी भी पार्टनरशिप को, क्यों बंद करते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म को। अब सवाल उठता है, सर कैसे बंद करते हैं, कैसे बंद करते हैं? तो बेटा बंद करने के लिए हमें कुछ न्यू अकाउंट ओपन करना पड़ता है, कुछ न्यू अकाउंट ओपन करना पड़ता है। कौन से अकाउंट खोलने पड़ते हैं? तो देखना बेटा, इसके लिए मुझे एक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। मतलब किसी भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए हमें 3 अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं। कौन कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सॉरी बैलेंस शीट नहीं बेटा, कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट नहीं बनाते, जब सारे एसेट बिक गया तो बैलेंस शीट क्या करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है आप अच्छे से जानते हो, इतने सारे चैप्टर पढ़ के आए हो। कैश अकाउंट कैसे बनता है ये भी आप अच्छे से जानते हो। अगर मुझे सिर्फ ये पता चल जाए कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि आपको डिसोल्यूशन के अकाउंट बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो सर रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं ये बता दो। तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको कुछ जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं। ठीक है, क्या सिखा रहा हूं? कुछ जर्नल एंट्री। अगर आपने ये जर्नल एंट्री सीख लिया तो डिसोल्यूशन खत्म, स्टार्ट होने से पहले ही खत्म। आज पहली क्लास और मैं बोल रहा हूँ डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा अगर आपको जर्नल एंट्री समझ आ गया। ये तो मैं 11वीं क्लास के बच्चों को बोलता हूँ कि जिनको जर्नल एंट्री में महारत हासिल है उनके लिए डिसोल्यूशन बहुत आसान है। अच्छा सोचिए, और जर्नल एंट्री भी ये बहुत आसान है क्योंकि इस जर्नल एंट्री में कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, कुछ याद ही नहीं करना, सिर्फ अपने कॉमन सेंस को यूज करना है जिससे आपको जर्नल एंट्री आपको आसान लगेगा। कॉमन सेंस कैसे, आइए बताता हूं। सोचिए, मेरा एक बिजनेस है, नाम है स्कूल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इस बिजनेस में मेरे पास कुछ असेट्स हैं और कुछ लाइबिलिटीज हैं।
सर मेरा कोचिंग सेंटर है, तो मेरा बिजनेस है, उसमें असेट्स क्या होगा? तो सर उसमें असेट्स है फर्नीचर, चेयर वगैरह, वाइट बोर्ड वगैरह, टेबल चेयर वगैरह और एसी, पंखे, ट्यूबलाइट वगैरह वगैरह। तो ये सारी क्या कहलाते हैं? असेट्स। और कुछ लाइबिलिटीज़ भी है मेरे पास, जैसे लैंडलॉर्ड को जो किराया देना है, दैट इज़ अवर लाइबिलिटी, मुझे पे करना पड़ेगा। कुछ बच्चों से मैंने एडवांस में फीस ले रखा है, दैट इज़ अवर लाइबिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल अभी तक मैंने पे नहीं करा, दैट इज़ अवर लाइबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें क्या है? लाइबिलिटी। मतलब मेरे बिजनेस में भी कुछ असेट्स हैं और कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। आज मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं बिजनेस को बंद कर दूंगा। आज मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं बिजनेस को बंद कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो बताओ मैं क्या करूँ? सिंपल, सारे एसेट बेच दो। जो भी आपके पास फर्नीचर है, वाइट बोर्ड है, एसी है, पंखा है, ये सब बेच दो। और बेच के जो भी पैसे मिलेंगे उससे पहले लैंडलॉर्ड का किराया दे दो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दो, और जिन बच्चों से आपने एडवांस में फीस रखा उनको वापस कर दो। जो पैसे बचेंगे जेब में डालो और चलते बनो। हो गया बिजनेस बंद, हो गया बिजनेस क्लोज, है ना? अब ये बताओ, आज अगर मैं ये चेयर जितने भी हैं मेरे पास वो बेचने की कोशिश करूं, तो कहाँ जाऊं मेरे भाई? किसके पास जाऊं? क्या रोड पे खड़े हो जाऊं सेल लगाने के लिए, भैया चेयर ले लो 100 रुपए का है? नहीं ये कर सकते ना। क्या करेंगे भैया? मेरे को नॉलेज ही नहीं, मैंने कभी चेयर बेचा ही नहीं है। आज तो मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं, इसलिए मुझे ये सारे फर्नीचर बेचना पड़ रहा है। किसके पास जाऊं ये फर्नीचर लेके? नहीं बेच सकता ना। किसको बेचूं? एसी कहाँ बेचूं? मेरे को बोलोगे मैं तो कबाड़ी में बेच के आ जाऊंगा, मेरे को पता ही नहीं कौन खरीदेगा। क्या रोड पे खड़ो के सबको बुलाऊं भैया आ जाओ मेरा चेयर ले लो? नहीं पॉसिबल है ना। अच्छा, लाइबिलिटी पेमेंट है तो सर मैं पेमेंट कर दूंगा, बट बेचूं कैसे एसेट्स को? तो मैंने क्या करा, ये सारे काम करने के लिए एक एजेंट को बुलाया। किसको बुलाया? एक एजेंट को बुलाया और उसको बोला कि भैया मेरे पास ये सारे एसेट्स पड़े हैं, प्लीज आप इसे बेच दो और जो पैसे मिले उससे लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दो, जो बच जाएगा वो मुझे वापस कर देना। मैंने किसको बुलाया? एजेंट को बुलाया और उसको बोला, जिसे हम डीलर बोलते हैं, और मैंने उसको बोला मेरे सारे एसेट तुम बेच दो, सारे एसेट तुम बेच दो और जो भी पैसे मिले उससे लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दो और जो पैसा बच जाएगा वो मुझे दे दो, मैं घर चला जाऊंगा, मेरा बिजनेस खत्म बंद हो जाएगा। वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है सर, मैं आपके सारे एसेट बेच दूंगा, आपकी सारी लाइबिलिटीज भी पेमेंट कर दूंगा, जो पैसा बचेगा वो भी मैं आपको दे दूंगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा? तो मैंने कहा भैया जो भी मुझे पैसा मिलेगा उसमें से थोड़ा पैसा मैं आपको एज अ कमीशन, रेम्यूनरेशन पे करूंगा। अब मैं अगर उस व्यक्ति का नाम रखूं, उस एजेंट का नाम रखूं रियलाइजेशन, क्या नाम रखूं? रियलाइजेशन। तो अब आप मुझे एंट्री करके बताइए, आप मुझे एंट्री करके बताइए कैसे? आइए बताता हूं। अच्छा ये बताओ, वो सारे एसेट्स बेचेगा कैसे? बोलो सर कैसे बेचेगा? मतलब सर कैसे बेच सकता है? वो तो मेरी एसेट्स है, मेरी प्रॉपर्टी वो कैसे बेच देगा? हाँ बेच सकता है, अगर वो सारे एसेट्स मैं उसे हैंड ओवर करूं, उसे दूं, उसे ट्रांसफर करूं। तो मेरी पहली एंट्री बेटा ध्यान देना, पहली एंट्री आप समझने के लिए ऐसे समझना कि रियलाइजेशन जो है वो एक व्यक्ति है। रियलाइजेशन कौन है? एक व्यक्ति है और जिसे मैंने ये सारे काम करने की जिम्मेदारी दी है। ठीक है, चलिए देखना, व्हेन ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, व्हेन ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जब हम सारे असेट्स को ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। मैंने कहा ना ये रियलाइजेशन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। मतलब मैंने अपने सारे असेट्स उठाया और किसको दे दिया? रियलाइजेशन को। अगर हम अपने सारे असेट्स रियलाइजेशन को देंगे तो बताऊं मेरे पास से क्या चला गया? सर असेट्स चला गया, और असेट्स जाएगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो टू सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री मतलब सारे, सन्ड्री असेट्स किसको दिया? राम को देते हैं तो राम अकाउंट डेबिट टू असेट्स, श्याम को देते हैं श्याम अकाउंट डेबिट टू असेट। किसको दिया? रियलाइजेशन को। तो नाम किसका लगाएंगे? रियलाइजेशन। तो हम एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। जब हम सारे असेट्स उठाकर रियलाइजेशन को देंगे तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स।
बच्चा कह रहा है थोड़ी समस्या आ रही है, सोचने के लिए दिमाग पे जोर लग रहा है। चलो एक काम करता हूँ, इसे आसान कर देता हूँ तुम्हारे के लिए। जर्नल एंट्री का रूल मालूम है? जर्नल एंट्री का, हाँ सर, बचपन में जब हम छोटे बच्चे थे ना तो रूल पढ़ते थे। अगर असेट्स बढ़ेगा, सुना, अगर असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। क्या ये रूल आपको याद है? अगर हाँ तो ये रूल याद रखो, दूसरा नाम रियलाइजेशन का लगा देना। दूसरा नाम किसका? रियलाइजेशन का। अब बताओ, जब हम असेट्स ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन को तो मेरे पास से क्या चला गया? असेट चला गया। असेट जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। कम होगा ना, और कम होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। दूसरा नाम किसका? रियलाइजेशन का। तो एंट्री क्या बना? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, इसी उल्टा देखो, एंट्री नंबर 2, व्हेन आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर मतलब बाहर वाले, आउटसाइडर लाइबिलिटी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। जब बाहर वाली सारी लाइबिलिटीज हम ट्रांसफर करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बताइए, लाइबिलिटी एसेट्स, लाइबिलिटी हमारी बढ़ेगी कम होगी? सर लाइबिलिटी कम हो जाएंगी, तो कम होता है तो डेबिट करते हैं, तो हम एंट्री करेंगे सन्ड्री लाइबिलिटी। आप आउटसाइडर लाइबिलिटी लिख सकते हो, डेबिट टू, दूसरा नाम किसका? रियलाइजेशन का। सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मुश्किल लगा? बोलो। असेट्स कम होगा क्रेडिट, दूसरा नाम रियलाइजेशन का। लाइबिलिटी कम होगा डेबिट, दूसरा नाम रियलाइजेशन का। नाउ एंट्री नंबर 3, व्हेन असेट सोल्ड बाय रियलाइजेशन, अगर असेट्स को रियलाइजेशन बेच दे, अगर असेट्स को रियलाइजेशन क्या करे? बेच दिए। अगर बेच देंगे तो बताओ हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू, दूसरा नाम किसका? रियलाइजेशन का। तो एंट्री बन गया कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, इससे नेक्स्ट, इवन इससे अपोजिट, व्हेन लाइबिलिटी पेड बाय रियलाइजेशन, अगर लाइबिलिटीज की पेमेंट रियलाइजेशन कर दे तो क्या एंट्री करेंगे? सर लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो हमारी जेब से क्या जाएगा? पैसा जाएगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो टू कैश। तो डेबिट किसका करेंगे? रियलाइजेशन को, दूसरा नाम रियलाइजेशन का। तो एंट्री बना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, दिक्कत है यहाँ तक? कितनी बात बताई? 4 बात है। लाइबिलिटी जब रियलाइजेशन को देंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, असेट्स जब रियलाइजेशन को देंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, लाइबिलिटी देंगे तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, असेट्स बेचेंगे तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो एंट्री करेंगे कैश और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बेसिक हमारी यही 4 एंट्रीज है। इसको बढ़ाने के लिए कुछ भी आप कह सकते हो, इसको बढ़ाने के लिए कुछ और एंट्रीज इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे ये रिपीटेड एंट्री होगा, इसमें कोई नई बात, नई कंसेप्ट नहीं है, बस 4 ही एंट्री मेन थी। एंट्री नंबर 5 क्या लिखा है? एंट्री नंबर 5, व्हेन अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड क्या होता है? ऐसे असेट्स या लायबिलिटी जिसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर रखा है उसे अनरिकॉर्डेड बोलते हैं। अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड, अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स को हम बेच देंगे, भैया अगर आप रिकॉर्डेड असेट्स को बेचोगे तो भी पैसा आएगा, अनरिकॉर्डेड को बेचोगे तो भी पैसा आएगा, तो बेचने की कोई चेंज नहीं होने वाली है, वही पुरानी एंट्री। असेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, दूसरा नाम किसका? रियलाइजेशन का। एक नाम मालूम होना चाहिए बस, दूसरा नाम तो रियलाइजेशन का।
असेट बेचते हैं तो पैसा आता है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इस इज जस्ट अपोजिट, व्हेन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड। अगर हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हैं, ऐसी लाइबिलिटी जिसे हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, सर रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, एंट्री विल बी सेम। लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे, हमारी जेब से पैसा जाएगा, तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बताइए मुश्किल है क्या? रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड की सेम एंट्री, अभी तो बस घुमा रहा हूं, बाकी तो सेम ही 4 ही एंट्री है। व्हेन असेट्स टुक ओवर बाय पार्टनर, व्हेन असेट्स टुक ओवर बाय पार्टनर। मान लीजिए हम कोई एसेट बेचना चाहते हैं और वो पार्टनर हमारे पास से खरीद के ले गया, पार्टनर्स लेके जाएगा, तो क्या पार्टनर्स कभी नगद पैसे देता है? हमने फंडामेंटल में सीखा था कि पार्टनर्स कभी पैसे नहीं देता है, तो हम उसके कैपिटल में माइनस कर देंगे और एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल में माइनस करेंगे, लायबिलिटी है कम होगा डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दूसरा नाम किसका? रियलाइजेशन का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री नंबर 8, when liability paid by partner। अगर मान लीजिए किसी लाइबिलिटीज की पेमेंट हमारा पार्टनर कर दे, तो क्या हम पार्टनर्स को नगद पैसे देंगे? अगेन नो, हम उसके कैपिटल में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, और कैपिटल में प्लस करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ जी, कोई इशू हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है? अभी मैंने बताया कि किसी व्यक्ति को मैंने बुलाया जिसका नाम था रियलाइजेशन, और उसको बोला सारे एसेट बेचो, लायबिलिटी की पेमेंट करो, तो वो हमसे कुछ पैसे लेगा, कमीशन लेगा, उस पैसे को, उस कमीशन को क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, अगर तो रियलाइजेशन का खर्चा पेड करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? सर हमारी जेब से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन को, दूसरा नाम रियलाइजेशन का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये जो रियलाइजेशन का खर्चा है वो पार्टनर्स पे कर दे, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने ये खर्चा पेड कर दिया, फिर क्या? तब हम उस केसेस में हमारी जेब से पैसा नहीं जाएगा, तो हम एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश के बजाय क्या लिख देंगे? पार्टनर्स कैपिटल। अगर हम कैश पेमेंट करते हैं तो कैश का नाम लगाते हैं, पार्टनर्स ने पेड कर दिया तो हम उसके कैपिटल में प्लस कर देंगे, और क्या होगा? ठीक है। इसके अलावा अब ये बताइए, जब हम सारे असेट्स को बेचेंगे, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, तो ऐसे केसेस में या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा। तो व्हेन प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट। अगर मान लो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और बनाने से या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा, तो क्या एंट्री करेंगे? अगर तो प्रॉफिट हुआ तो हम क्या एंट्री करेंगे? अगर प्रॉफिट हुआ तो उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल में जोड़ देंगे और एंट्री करेंगे
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लॉस हुआ तो एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देयर आर ओनली 11 एंट्री जिसके बेसिस पे हम पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने वाले हैं, जिसके बेसिस पर हम पूरा का पूरा डिसोल्यूशन का चैप्टर करने वाले हैं। आइए काम करते हैं, हम पहले इनको बारी बारी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को नोट करने का मौका मिल जाए। आधा आधा करके दिखाऊंगा, आप प्लीज़ पहले इतना नोट कर लीजिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था यहाँ तक, ठीक है, क्विक जल्दी से। ये मैंने बताया डिसोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या करो, ये नोट नहीं करना तो फिर ये जनरल एंट्री नोट कीजिए। टोटल 4 एंट्री लिखवाया मैंने, 4 इस स्क्रीन पे नहीं आ रहा, 3 ही कर लो पहले, ठीक है। जल्दी फटाफट कॉपी कीजिए बेटा। ये चौथी एंट्री भी आ गया, लीजिए। अब इसके बाद 5वीं और छठी एंट्री, 5, 6, 7, 3 एंट्री है, फटाफट कॉपी कर लिए। 5, 6, 7 स्पीड में नोट कीजिए। इसके बाद 8वीं एंट्री, 9वीं एंट्री और 10वीं एंट्री, 8, 9, 10, और ये फिर 11वीं एंट्री। पता है, अगर आपने ये सारी एंट्री 11 के 11 एंट्री याद कर लिया, समझ लिया, तो आप डिसोल्यूशन के कोई भी सवाल को बड़े आराम से कर सकते हो। पता है, हमारे पास डिसोल्यूशन के जो सवाल आते हैं वो जर्नल एंट्री बेस्ड भी आते हैं और लेजर वाले भी आते हैं। अब तो एग्जामिनर भी स्मार्ट हो गया, अब तो वो जर्नल भी पूछता है और चॉइस में लेजर पूछता है, तो इसलिए लेजर और जर्नल दोनों ही चैप्टर के आपको अच्छे से आना चाहिए। हालांकि जर्नल एंट्री तो हर चैप्टर के मुझे आना चाहिए, अगर जर्नल एंट्री नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक बार की बात है, 2016 या 17 की बात है कि पूरा का पूरा पेपर जनरल एंट्री बेस्ड था, पूरा का पूरा पेपर। बच्चे लेजर बना के गए, बच्चे हमारे याद करके जाते थे। अच्छा, एडमिशन होगा तो रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, रिटायरमेंट होगा रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, डेथ होगा रीवैल्यूएशन डिक्कीज पार्टनर्स और डिक्कीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, और डिसोल्यूशन होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल और कैश और बैंक अकाउंट। और हुआ क्या, जनरल, सारे सवालों में जनरल, और जनरल बच्चा करके नहीं जाता था, इसलिए आपको जनरल भी करना पड़ेगा और लेजर भी करना पड़ेगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। अगर नोट हो गया तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, आपके लिए होमवर्क सिर्फ इतना होगा कि आप इस एंट्रीज को पढ़ के आना। अगली क्लास में हम जनरल एंट्री बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद लेजर की बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू।